भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में पूस की रात थी। ठंड ऐसी थी मानो हवा में कांच के टुकड़े खुले हों। हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाएं शीतलहर सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। गांव के लोग सूरज डूबते ही अपने अपने घरों में दुबक गए थे। रजाई और अलाव ही अब उनका एकमात्र सहारा थे। लेकिन गांव के चौराहे पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक टिमटिमाती लालटेन अभी भी जल रही थी। यह दीनू काका की चाय की दुकान थी। इतनी कड़ाके की ठंड में जब सांस लेने पर भी धुआं निकलता था, दीनू की दुकान पर दो लोग बैठे थे, बिरजू और मास्टर जी। दोनों ने खुद को कंबलों में अच्छी तरह लपेटा हुआ था। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इस कमबख्त ठंड में तुम्हारी चाय और ना मिले तो आदमी अकड़ कर मर जाए। बिल्कुल लाजवाब। अरे बिरजू भैया, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। पेट पालने के लिए 2 पैसे कमा लेता हूँ और तुम लोगों को 2 घड़ी सुकून मिल जाता है। बस यही मेरी कमाई है। मास्टर जी ने अपने चश्मे पर जमी भाप को साफ करते हुए कहा, दीनू, तुम बहुत मेहनती हो। जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ था तब तुम बहुत छोटे थे, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी जिस तरह तुमने उठाई है वह आजकल के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। दीनू की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने चूल्हे में लकड़ी का एक और टुकड़ा डाला और बोला, मास्टर जी, सपना तो मेरा भी था कि शहर जाकर कुछ बनूं, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। पर अब कोई शिकायत नहीं है। दुकान अच्छी चल रही है। बहन की शादी के लिए भी थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा हूं। बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा था। टिन की छत पर हवा ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति दरवाजा खटखटा रही हो। तभी कोहरे 3 को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी बजी। साइकिल स्टैंड पर लगाते ही वह दौड़कर चूल्हे के पास आया। बाप रे बाप, आज तो लगता है ठंड जान लेकर ही मानेगी। सूरज ने अपने जमे हुए हाथ आग के ऊपर करते हुए कहा, अरे आज तो महफिल पहले ही जमी हुई है, पर हमारे हरिहर काका कहाँ है? उनके बिना तो शाम की बैठक अधूरी लगती है। मास्टर जी ने कुल्हड़ में चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे सूरज, तुम्हें नहीं पता? हरिहर काका तो परसों ही शहर गए हैं। कुछ जमीन जायदाद का काम था, वसीयत वगैरह बनवानी थी। कह रहे थे कि 2-4 दिन लगेंगे। बिरजू ने मायूसी से कहा, धत तेरे की, हरिहर काका नहीं है तो मजा किरकिरा हो गया। उनकी पुरानी कहानियों के बिना यह चाय हजम नहीं होती। सूरज बेंच पर बैठते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, आज मास्टर जी कोई किस्सा सुना देंगे। क्यों मास्टर जी? मास्टर जी हंसे, अरे भाई, मैं तो बच्चों को क ख ग घ पढ़ाता हूँ। हरिहर काका जैसी तिलिस्मी कहानियां मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो आज की जलेबी का पैसा मैं दूंगा। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान में लटकी हुई लालटेन फड़फड़ा कर बुझ गई। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। सिर्फ चूल्हे की आग की हल्की लाल रोशनी बची थी, जो हवा में नाच रही परछाइयों को और डरावना बना रही थी। अरे दीनू, ये क्या हुआ? बिरजू की आवाज में घबराहट थी। जल्दी से दिया सलाई जलाओ, दीनू अंधेरे में टटोलते हुए बोला। माचिस तो मिल गई भैया, लेकिन लालटेन में शायद मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। मैं दूसरा डिब्बा देखता हूँ। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। रोशनी की उस गोंद में उन्होंने देखा पर कोई खड़ा है। तूफान का शोर बहरा कर देने वाला था। वो आकृति धीरे धीरे अंदर आई, पानी से सराबोर, हाथ में एक लाठी। दीनू ने माचिस जलाई और एक मोमबत्ती रोशन की। रोशनी जब उस चेहरे पर पड़ी तो सब चौंक गए।
मास्टर जी ने हैरानी से पूछा, आप तो शहर गए थे ना, और इस तूफान में इतनी रात को यहां कैसे? हरिहर काका का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल सफेद। उनकी आंखें स्थिर थी और उनमें एक अजीब सी शून्यता थी। हरिहर काका ने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं शहर से ही आ रहा हूं। रास्ते में तूफान आ गया, घर जाने की हिम्मत नहीं हुई, सोचा दीनू की दुकान पर ही रुक जाऊं। हरिहर काका धीरे धीरे चले। उनके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे बेंच के कोने पर बैठ गए। दीनू ने चाय का गिलास उनके हाथ में दिया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सूरज बोला, काका, अब आप आ ही गए हैं और बाहर मौसम भी कयामत का है, तो एक बढ़िया सी भूतों वाली कहानी सुना दीजिए। उसके बिना ये रात नहीं कटेगी। हरिहर काका ने अपनी लाल होती आंखों से सबको देखा। भूतों की कहानी सुननी है? अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जो मेरे साथ घटी थी। बहुत साल पहले नहीं, बल्कि इसी जन्म में। सब लोग सांस रोक कर सुनने लगे। बाहर हवा की साएं साएं और तेज हो गई थी। हरिहर काका ने बोलना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं अपनी ननिहाल गया हुआ था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वहां अमावस की रात को एक साया भटकता है। मैं तब जवान था, खून गर्म था। मैंने शर्त लगाई और उस हवेली में रात बिताने चला गया। रात के 12 बजे होंगे। हवेली के एक बंद कमरे से, जो सालों से नहीं खुला था, वहां से रोने की आवाज आने लगी। मैं डरते डरते वहां गया। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा है। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। वो अपनी ही जमीन की मिट्टी को मुट्ठी में भींच रहा था। काका की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे पाताल से आ रही हो। मैंने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरे गड्ढे थे। उसने कहा, बेटा, मुझे अपनों ने ही मारा है। लालच ने। 2 बीघा जमीन के लिए मेरे अपने खून ने मेरा गला घोट दिया। मैं मुक्ति चाहता हूं, लेकिन तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हिसाब पूरा नहीं होता। तभी वो साया हवा में उड़ने लगा। वो मेरे पास आया और मेरे कान में फुसफुसाया, खून का रिश्ता पानी से भी पतला होता है जब बीच में पैसा आ जाए। मैं वहां से जान बचाकर भागा। बाद में पता चला कि वो उस हवेली का मालिक था जिसे उसके ही बेटे ने जहर देकर मार दिया था। कहानी खत्म होते ही दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मास्टर जी ने डरते हुए कहा, काका, ये तो बहुत ही भयानक था। क्या सच में अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं? हरिहर काका ने ठंडी आह भरी। मास्टर, कलयुग है। यहां भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का। लालच इंसान को जानवर बना देता है। तभी बाहर एक मोटरसाइकिल के इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। कोई बहुत रफ्तार में बाइक चला रहा था। एक नई बुलेट मोटरसाइकिल दुकान के ठीक सामने आकर रुकी। उस पर भुवन बैठा था, हरिहर काका का अपना पोता। भुवन का चेहरा पसीने से तरबतर था, जबकि बाहर जमा देने वाली ठंड थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदर आया। दीनू, पानी पानी पिलाओ जल्दी। दीनू ने जल्दी से पानी का लोटा दिया। भुवन ने एक सांस में पूरा पानी पी लिया। क्या हुआ भुवन भैया? सूरज ने पूछा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इतनी रात को कहां से आ रहे हो? भुवन कांपते हुए बोला। पूछो मत यार, बहुत बुरा हुआ। मैं शहर से लौट रहा था। रास्ते में मुझे अजीब चीजें दिखाई दी। ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसने चारों तरफ देखा। अरे, तुम लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हो? और ये जगह इतनी मनहूस क्यों लग रही है आज? मास्टर जी ने इशारा करते हुए कहा। अरे भुवन, डरो मत। देखो, तुम्हारे दादाजी हरिहर काका भी यहीं बैठे हैं। शायद वे भी तुम्हारे साथ ही शहर से लौटे हैं। ये सुनते ही भुवन के हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या बकवास कर रहे हो मास्टर जी?
भुवन चिल्लाया। दादाजी, यहाँ ये नामुमकिन है, बिरजू ने कहा। अरे भाई, नशा करके आए हो क्या? वो देखो, तुम्हारे पीछे बेंच पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। भुवन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां बेंच खाली थी। वहां कोई नहीं है, भुवन चीखा। तुम लोग मुझे पागल बनाना चाहते हो। वहां कोई नहीं है। सबने चौंक कर देखा। सच में बेंच पर कोई नहीं था, सिर्फ चाय का खाली कुल्हड़ रखा था। अरे, अभी तो काका यहीं थे। दीनू हक्का बक्का रह गया। कहाँ गए? बाथरूम गए होंगे शायद। तभी दुकान के कोने से अंधेरे के बीच से एक आवाज आई, वही भारी गूंजती हुई आवाज। मैं यही हूं भुवन, तेरे बहुत पास। यह आवाज सुनकर भुवन के हलक में जान अटक गई। वो पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। कोहरे ने दुकान के अंदर भी डेरा डाल लिया। धुएं के बीच से हरिहर काका बाहर निकले, लेकिन अब वो साधारण बूढ़े आदमी नहीं थे। उनका शरीर लंबा हो गया था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके गले पर एक गहरा काला निशान था और पेट से खून रिस रहा था। दादू, भुवन घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, तुम तो। भूतिया आकृति ने अपनी उंगली भुवन की तरफ उठाई। उनकी आवाज अब दुकान की दीवारों को कपा रही थी। बता भुवन, बता इन सबको कि मैं यहाँ कैसे आया। बता कि तू शहर से अकेला क्यों लौटा। दुकान में मौजूद बाकी लोग, दीनू, मास्टर जी, बिरजू, सूरज, सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए थे। वे समझ गए थे कि वे किसी अनहोनी का गवाह बन रहे हैं। हरिहर काका की आत्मा चिल्लाई, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं बताता हूं। दुकान का माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे सब लोग किसी और समय में पहुंच गए हों। एक दृश्य उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। दृश्य एक दिन पहले की शाम, शहर जाने वाला पुराना पुल। नीचे नदी उफान पर थी, बारिश हो रही थी। हरिहर काका और भुवन पुल के किनारे खड़े थे। भुवन बेटा, वसीयत में मैं आधी जमीन तुम्हारे पागल चाचा, जो मानसिक रूप से बीमार था, के नाम कर रहा हूं। उसके पास कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भुवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या? उस पागल को आधी जमीन? कभी नहीं। मैंने उस जमीन के लिए सौदे कर रखे हैं। मुझे पैसे चाहिए दादू, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है। नहीं बेटा, लालच मत करो, वो तुम्हारा चाचा है, तो फिर तुम नहीं रहोगे। भुवन ने अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकाला था। भुवन, ये क्या कर रहा है? काका पीछे हटे। भुवन ने बिना किसी दया के चाकू अपने दादा के पेट में घोंप दिया। एक बार नहीं, कई बार। मर बुड्ढे, मर। हरिहर काका खून से लथपथ होकर गिर पड़े। भुवन ने काका के बेजान शरीर को उठाया और उफनती नदी में फेंक दिया। जा, अब नदी में सड़, जमीन अब मेरी है। दृश्य समाप्त। वापस चाय की दुकान में भुवन पागलों की तरह रो रहा था। माफ कर दो दादू, मुझसे गलती हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मुझे मत मारो। हरिहर काका का विकराल रूप अब और बुरा हो गया था। माफी? काका हंसे और वो हंसी बादलों की गरज जैसी थी। गलती की माफी होती है भुवन, गुनाह की नहीं। तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तूने विश्वास का कत्ल किया है। तूने उस बेसहारा चाचा के हक को मारने की कोशिश की। आज न्याय होगा। जो तूने बोया है वही तू काटेगा। भुवन ने भागने की कोशिश की। हरिहर काका ने अपना हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने भुवन को हवा में उठा लिया। भुवन हवा में हाथ पांव मार रहा था, उसका दम घुट रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़। भुवन की आवाज घुरघुराहट में बदल गई। मेरी जमीन तुझे चाहिए थी ना, अब तुझे वही जमीन मिलेगी, हमेशा के लिए। एक तेज रोशनी हुई और भुवन का शरीर जोर से जमीन पर पटका गया। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। लालटेन का कांच चकनाचूर हो गया। दीनू और बाकी लोग डर के मारे बेहोश हो गए। पर जब अगली सुबह हुई तो तूफान थम चुका था।
सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। दीनू, मास्टर जी और बाकी लोगों को होश आया। वे सब दुकान के फर्श पर पड़े थे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। उफ, सर फट रहा है, बिरजू ने उठते हुए कहा। क्या हुआ था रात को? तभी मास्टर जी की नजर दुकान के बाहर पड़ी। हे भगवान! दुकान के ठीक सामने कीचड़ में भुवन की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था, आंखें फटी हुई थी और सबसे खौफनाक बात, उसके गले पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे किसी ने उसे लोहे की पकड़ से दबाया हो। कुछ ही दूरी पर पुलिस जीप की सायरन सुनाई दी। पुलिस को नदी के किनारे कुछ मील दूर एक मछुआरे के जाल में हरिहर काका की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, चाकू के घावों से। मास्टर जी ने कांपते हुए कहा, तो कल रात जो हमारे साथ बैठा था वो हरिहर काका की आत्मा थी। वे अपने हत्यारे को सजा देने और हमें ये बताने आए थे कि न्याय होकर रहता है। उस दिन के बाद से रामपुर के लोग अंधेरा होने के बाद उस दुकान के पास से गुजरने से डरते थे। लेकिन दीनू ने दुकान बंद नहीं की। वो हर शाम पहली चाय का प्याला निकालकर उस खाली बेंच पर रख देता था, हरिहर काका की याद में। और कहते हैं कि आज भी कड़ाके की ठंड और कोहरे वाली रातों में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे चाय की दुकान से 2 लोगों के हंसने और बात करने की आवाज आती है, भले ही दुकान खाली हो।